नमस्कार दोस्तों। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर घटनाचक्र का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। दोस्तों, यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहला लेक्चर देखिए। उसके बाद आज हम दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वायुमंडल और उसके आगे के टॉपिक्स, ठीक है। शुरुआत हम नोट्स पढ़ने से करेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ के तत्व यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि किसी भी पदार्थ को क्या है दोस्तों, तत्व में, यौगिक में और मिश्रण के अंदर हम वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है। तत्व क्या है दोस्तों, पदार्थ का एक साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों के द्वारा उपविभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। दोस्तों, इसमें कंपाउंड की डेफिनेशन बताई गई है कि कोई भी यौगिक होता क्या है। तो कंपाउंड क्या है दोस्तों, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मतलब दो या दो से अधिक हमें एलिमेंट्स क्या है दोस्तों, किसी स्थिर अनुपात में संयोजित होते हुए हमें देखने को मिलेगा। मिश्रण की यदि बात करें तो मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, अब इसमें दो या दो से तत्व भी हो सकते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक भी हो सकते हैं, किसी अनुपात में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि जो वायु क्या है दोस्तों, विभिन्न गैसों का मिश्रण हमें देखने को मिलेगा। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों में वायुमंडल के, दोस्तों इसके अंदर वायुमंडल की डेफिनेशन बताई गई है कि जो पृथ्वी के आसपास जो हमारी गैसों का जो मिक्सचर है, यही हमारे वायुमंडल का निर्माण कर रहा है। इसके अंदर हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें भी पाई जाती है, ठीक है। अब ये गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा हमें नाइट्रोजन की देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं उनका दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ से एमसीक्यू बिल्कुल फ्रेम किए जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो इसे हमें बेहतर रूप से एनालिसिस करना है। और कुछ कुछ ऑक्सीजन, कुछ कुछ जो गैसें हैं उनकी कितनी मात्रा एटमॉस्फेयर में, उनको भी हमें देखना है। यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन दोस्तों 78.08% हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी। और ऑक्सीजन की यदि बात करें तो ऑक्सीजन हमें 20.95 मतलब 20.95 देखने को मिलेगी। तो मतलब दो ही गैसें हैं दोस्तों जिन्होंने मैक्सिमम अपना पोटेंशियल रखा है। तो अधिकांश जो है हमें क्या है दोस्तों, दो गैसेस देखने को मिलेगी, एक तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगली बात करेंगे दोस्तों हम कि आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद नियॉन देखने को मिलेगी 0.02%। उसके बाद फिर हीलियम 0.005%, क्रिप्टॉन 0.001%, फिर जीनोन और एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, 0.00005% हमें देखने को मिलेगी। मतलब हाइड्रोजन सबसे कम देखने को मिलेगी। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक किसका परसेंटेज हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमें ये भी याद रखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमें हीलियम भी देखने को मिल रही है, राइट। तो नाइट्रोजन सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट है दोस्तों, तो नाइट्रोजन हमें 78% देखने को मिलेगी, 78.08%। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमें 20.95 मतलब 20.95 लगभग 21% हमें ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की यदि बात करें तो ये दोनों क्या है, सबसे अधिकतम पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। उसके बाद आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की यदि बात करें तो मात्र कार्बन डाइऑक्साइड है कितनी, 0.03%। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। स्वपोषी पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। मतलब दोस्तों क्या है, इसमें बताया गया है कि जो पौधे हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन को निर्मुक्त करेंगे और वायुमंडल को दूषित करने वाली ग्लोबल वार्मिंग गैसें जो जिम्मेदार हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो दोस्तों, इसमें बताया गया कि जो पौधे हैं वे ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, अवशोषित करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी, इसमें बताया जा रहा है कि यदि वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, एक डायग्राम बताया गया है कि किस तरह से हमारे जो जीव जंतु हैं वे क्या है, पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और हमारे जीव जंतु ऑक्सीजन को
एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब ग्रहण कर रहे हैं, और जो जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं वे क्या है, पौधे उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रही है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। तो क्या है दोस्तों, इसमें बताया गया है रोल ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो इसमें बताया गया जो हमारा पादप समुदाय है उसने वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं। तो क्या है दोस्तों, वनों को हम हरे फेफड़े के रूप में भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण को भी बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, जब हम सड़क के किनारे, जैसे ये सड़क है दोस्तों, यदि सड़क के किनारे हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और साथ में यदि बीच में भी कोई वृक्षारोपण की पट्टी लगा रहे हैं, तो इससे क्या है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण को कम करने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। तो वृक्षारोपण क्या है दोस्तों, वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण का भी की रोकथाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब दोस्तों ये देखते हैं किस तरह से एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं इस पर। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों वायुमंडल कहेंगे, अभी हमने पढ़ा और हमने देखा भी कि कौन सी गैस कितनी परसेंटेज मात्रा में है। वायु क्या है? वायु दोस्तों एक यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, अपघट है, विद्युत अपघट है। तो दोस्तों हमने देखा कि वायु क्या है दोस्तों, विभिन्न गैसों का हमें मिक्सचर देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है दोस्तों, विभिन्न गैसों का मिश्रण है और गैसों का यह अनुपात वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से नोबल गैस कौन सी नहीं पाई जाती? तो निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं मिलेगी हमें? तो इसमें बताना है दोस्तों कौन सी हमें वायु में नहीं मिलेगी। हीलियम हमने देखा था, पढ़ा, यस बिल्कुल मिलेगी। ऑर्गन भी मिलेगी और नियॉन भी मिलेगी। लेकिन रेडॉन क्या है दोस्तों, हमें मिट्टी में पाई जाने वाली गैस है, तो रेडॉन हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, रेडॉन। रेडॉन क्या है? एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। क्या है दोस्तों, रेडॉन क्या है? एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस हमें देखने को मिलेगी। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जा रही दोस्तों। तो नाइट्रोजन की मात्रा हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78.08% हमें देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या है? एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है। ठीक है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो इसमें बताना है दोस्तों कि सबसे अधिक किसका परसेंटेज। तो अब सभी को पता है कि नाइट्रोजन का परसेंट सबसे अधिक है, उसके बाद ऑक्सीजन का हमें देखने को मिलेगा। तो नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। और यदि ऑक्सीजन की बात करें तो 20 के समथिंग है ना, 20.95, 20 हमें देखने को मिलेगी। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी? तो हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी देखने को मिलेगी? नाइट्रोजन, राइट। उसके बाद फिर ऑक्सीजन। अगला है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हमें देखने को मिलेगी? तो पेड़ पौधों से कौन सी ऑक्सीजन निकलती है, तो हमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पौधों का नहीं है? तो इसमें बताना दोस्तों कौन सा काम है जो पेड़ पौधे नहीं करते हैं। तो सौर का अवशोषण करते हैं, यस। वायु प्रदूषण को रोकते हैं, यस। ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं, यस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, यस, ये बात भी सही है। और वायु प्रदूषण, तो दोस्तों हम क्या इसमें बताया गया है कि वायु प्रदूषण करते हैं, तो बिल्कुल गलत है, वायु प्रदूषण नहीं करते हैं। तो पेड़ पौधे क्या है दोस्तों, वायु प्रदूषण नहीं करते। अगला है दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे पास आता है पर्यावरण सुरक्षा के नाम से, राइट। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों हमारे पास, पर्यावरण के अंदर पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित हमारे पास टॉपिक आया है, जहाँ एक और प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए संकटक है। दोस्तों ये बताया गया कि जो प्रदूषण क्या है दोस्तों, पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा संकट हमें देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक हो सकता है। तो दोस्तों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें तब भी हमारा पर्यावरण का क्षरण तो होकर ही रहेगा, लेकिन हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली पॉलिसीज़ और कार्यक्रम को अपनाते हैं तो क्या होता है, क्षरण तो होगा लेकिन क्षरण की जो रेट है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो पर्यावरण की जो सुरक्षा उसके लिए हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवश्यक है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी पढ़ी थी, राइट। ठीक है।
और उसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी हमने देखा था, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, राइट। तो धारणीय विकास एवं कागज के थैले का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलुओं से संबंधित है। कागज के थैलों का प्रयोग मतलब दोस्तों इसमें बताया कि जैसे हम पॉलीथीन बैग्स का प्रयोग कर रहे हैं, उसके यदि हम कागज के थैलों का प्रयोग करेंगे तो ये भी पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए सकारात्मक पहलू हो सकता है, ठीक है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए नकारात्मक संबंध, इसका मतलब दोस्तों ये बता रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर उपयोग कर रहे हैं, जितने भी प्रशीतलक उपयोग कर रहे हैं, वे पर्यावरण पर क्या है, नेगेटिव रूप से क्या है, प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। जबकि गरीबी को कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि यदि आप गरीबी कम करोगे तो पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ेंगे। तो दोस्तों समझते हैं कि कैसे गरीबी को कम करने से सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है और साथ के साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। दोस्तों यदि हम बात करें नकारात्मक प्रभाव की बात में, तो गरीबी को कम करने के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या है दोस्तों और तेज़ करना होगा। साथ ही साथ क्या है दोस्तों, हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, पर्यावरण का क्षरण होगा। लेकिन सकारात्मक कैसे है? सकारात्मक ऐसे दोस्तों कि जब यही गरीब लोग ह्यूमन रिसोर्स के रूप में क्या है विकसित हो जाएंगे, तब ये क्या दोस्तों अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपनी लाइफ स्टाइल को पर्यावरण के अनुकूल रेगुलेट करेंगे। साथ ही साथ देर से शादी करेंगे, देर से बच्चे पैदा करेंगे और साथ ही साथ अपनी लाइफ स्टाइल को क्या है दोस्तों पर्यावरण अनुकूल बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यस बिल्कुल, यदि गरीबी को हम करेंगे कम तो हमें दोनों ही पर्यावरण पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। दूसरे दृष्टिकोण की यदि बात करें तो गरीबी पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग और वातानुकूलन पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। तो इसके अंदर बताया गया दोस्तों कि किस तरह से हम पर्यावरण के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, मतलब जितने भी हमारे जो नेचुरल हैबिटेट हैं उनके विनाश कर रहे हैं, जैव विविधता का हानि कर रहे हैं, विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होने से पर्यावरण में होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित हो सकता है। तो मतलब दोस्तों जो भूकंप, ज्वालामुखी या फिर प्राकृतिक घटनाओं के कारण सूखा, इनके कारण यदि प्राकृतिक रूप से आवासों का विनाश हो रहा है तो ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन यदि यह मानव के द्वारा हो रहा है, जैसे कि जब हम वनों की बड़े लेवल पर कटाई कर रहे हैं, तो ये हमें वहाँ देखने को मिलेगा कि हम क्या है दोस्तों पर्यावास का विनाश कर रहे हैं, जो कि मानव जनित है। जबकि अपक्षय, चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन और वियोजन के द्वारा ढीली पड़कर विदीर्णित होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती है। तो दोस्तों अपक्षय किसी प्रक्रिया है, इसमें अपक्षय की बात की है दोस्तों कि अपक्षय क्या है, मान लो कोई यहाँ पर कोई माउंटेन टीला है या कोई बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये दरारें पड़ गई है वो धीरे धीरे अपने स्थान पर सड़गल रही है और धीरे धीरे क्या है दोस्तों ये फैल रही है। तो ये क्या, इसे अपक्षय कहते हैं। लेकिन जब मानव जनित क्रियाओं के कारण होता है दोस्तों, इसे अपकर्ष कहते हैं, राइट। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा धारणीय विकास की एक उपयोगी युक्ति है। तो इसमें बताया गया दोस्तों कि जो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धारणीय विकास एक उपयोगी युक्ति है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है पूरी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्या है दोस्तों फोकस किया जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो भैया पर्यावरण की सुरक्षा होगी ही होगी। अतः सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्यावरण सुरक्षा में आपसी अंतर संबंध रखते हैं, ठीक है। बहुत सारा ये वाली बकवास हो गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया कि पर्यावरण अपकर्ष मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से क्या है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। तो मतलब क्या पूरी तरीके से निम्नीकरण हो जाएगा क्या, ठीक है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। तो ये बताया क्या दोस्तों कि जो पारिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन ये हमें देखने को मिला। तो ये सबके सब क्या दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि ये सबके सब क्या है, पर्यावरण के अपकर्ष के लिए जिम्मेदार कारक हमें देखने को मिलेगा। प्रकृति का आवास का विनाश हो रहा है, जैव विविधता की हानि हो रही है, ठीक है, संसाधनों का क्षरण हो रहा है। अपक्षय का विचार संबंधित है प्रकृति क्रिया जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों का विभक्त करती है, राइट। तो ये हमारा आंसर है कि
जब अपक्षय कब होता है? जब चट्टानों अपनी ही जगह पर क्या है, टूट फूट कर बिखरती है। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? इसका मतलब बताना है दोस्तों कि कौन सा जो है कारक जो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो धारणीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित है। यस, गरीबी को कम करना, कागज का उपयोग करना, कागज के थैलों का, ये तीनों के तीनों। लेकिन जो हम वातानुकूलन या रेफ्रिजरेटरों का उपयोग करेंगे तो ये हमारा पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रतिकूल है, ना कि अनुकूल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दोस्तों धारणीय विकास, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या दोस्तों हमारे पास? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है। तो दोस्तों पहले लेक्चर पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत डीप में इसी डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं जिन्हें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के तत्वावधान में क्या दोस्तों हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 अपना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य को सबसे पहले क्या 2012 में रियो डी जेनेरो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों ये हम बताया गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है इसे सबसे पहले क्या दोस्तों 2012 में रियो सम्मेलन जो था उसमें 20+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो उस समय क्या दोस्तों, अब क्या हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। कितने टोटल हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। जिससे पहला है जिन्हें हम दोस्तों क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 1 2 3 4 एस नाम से भी हम संबोधित करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, कौन कौन से गोल हमें देखने को मिला। जिससे पहला गोल है गरीबी की समाप्ति, दूसरा है भुखमरी की समाप्ति, तीसरा है लोगों के लिए हेल्थ और आरोग्य, तीसरा है क्वालिटी एजुकेशन, चौथा है जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता, छठवा है जल एवं स्वच्छता वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, किफ़ायती ऊर्जा है ना, अफोर्डेबल एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी। आठवां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास है ना। नौवां है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानताओं की कमी। तो 10वां क्या है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। 11वां है संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास। ठीक है, 12वां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। ठीक है, तो इसमें 12वां हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि जिम्मेदारी के साथ हमें कंजम्पशन करना है और प्रोडक्शन करना है। 13वां है जलवायु कार्रवाई, इसे हम क्लाइमेट एक्शन के नाम से भी कहते हैं कि हाँ 13वां है क्लाइमेट एक्शन। 13वां क्या है दोस्तों क्लाइमेट एक्शन। 14वां क्या है दोस्तों जलीय जीवों की सुरक्षा। 14वां बोला गया कि लाइफ बिलो वाटर। 15वां बोल रहा है कि थलीय जीरो मतलब लाइफ ऑन लैंड। 16वां बोल रहा है कि शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, इसमें बता रहा है कि पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 17वां बोल रहा है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो 17वां क्या है दोस्तों पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है। तो टोटल दोस्तों पहला है गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा हेल्थ, चौथा क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, पांचवा लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी, छठवा है जल और स्वच्छता के लिए, सातवां किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए, आठवां का है उत्कृष्ट कार्य आर्थिक विकास के लिए, नौवां उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास, 10वां क्या है असमानताओं को कम करना है, 11वां संवहनीय और सामुदायिक विकास। ठीक है, शहरी और सामुदायिक विकास की बात कर रहा है। 12वां बोल रहा है कि जिम्मेदारी के साथ हमारा उपभोग और उत्पादन होना चाहिए। ठीक है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हमारा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। 13वां क्या बोल रहा है क्लाइमेट एक्शन। तो 13वां हमारा क्या है दोस्तों क्लाइमेट एक्शन। 14वां क्या है लाइफ बिलो वाटर। 15वां है लाइफ ऑन लैंड। 16वां है हमारा शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17वां है हमारा लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ठीक है, तो ये हमारे क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 सतत विकास लक्ष्य हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने 17 हैं। इनके निर्धारण किया है किसने यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों के द्वारा क्या है प्रयासों की प्रगति को जानने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक इंडेक्स भी निकाला जाता है। ठीक है,
यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेशन है ना, सोशल इंक्लूजन, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्थिति तथा पर्यावरण की सततता से संबंधित हमारा ये इंडेक्स होता है। वर्ष 2021 में भारत 120वें स्थान पर था। तो दोस्तों इसके 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 120वें स्थान पर था। ठीक है, पहले स्थान पर फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क हमें देखने को मिलेंगे। तो बस हमसे नीचे क्या है, बस पाकिस्तान। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है। धारणी विकास के कई आयामों में धारणी कृषि भी एक पहलू है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी हमें देखने को मिलेगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी हमें इसके अंदर एक पहलू देखने को मिलेगा। वर्ष 2003 को यूएनए के द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया। तो दोस्तों 2003 को यूनाइटेड नेशन ने क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईयर घोषित किया। ठीक है, धारणी कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार से प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। वर्तमान में लगभग 55% जनसंख्या कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए ताकि उस पर हम लंबे समय तक कृषि भी कर सकें, क्योंकि हमारी 50% या 55% से अधिक जनसंख्या एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ पर निर्भर है। ठीक है, हमें यह भी ध्यान देना होगा कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है। क्योंकि दोस्तों जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या के साथ साथ हमारा खाद्य के साथ साथ अन्य पदार्थों की भी मांग में तेजी आएगी। राइट, कृषि से कृषि में रासायनिक खादों, उर्वरकों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है ताकि पैदावार बढ़े, लेकिन इससे प्राकृतिक असंतुलन एवं मृदा की गुणवत्ता में काफ़ी कमी आई है। ठीक है, इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस हेतु जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने उर्वरकों का, कीटनाशकों का और रसायनों का प्रयोग हमने तेज़ी से किया है, लेकिन इससे पर्यावरण के साथ साथ स्वयं मनुष्य के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए अब क्या है दोस्तों, हम जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ एग्रीकल्चर के लिए राष्ट्रीय मिशन तो दोस्तों भारत के अंदर क्या है दोस्तों, हमने नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान के अंतर्गत हमारा क्या है, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2014-15 हमने चला रखा है। ठीक है, यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक भाग है। तो दोस्तों भारत के अंदर एक पॉलिसी जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर ही दोस्तों क्या है, हमारा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये हमारा 2015 से चल रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां भी प्रकट हुई है। उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम, याद रखना दोस्तों, क्लब ऑफ रोम के वैज्ञानिकों ने, अर्थविदों ने और सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है। क्लब ऑफ रोम क्या है दोस्तों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, सिविल सेवकों, व्यवसायियों की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाले वैश्विक चुनौतियों का समाधान हेतु सुझाव देती है। यह संस्था क्या है, शोध, वाद विवाद और सम्मेलन, क्या तीन चीज़ काम करती है। एक तो रिसर्च करती है, वाद विवाद करती है मतलब डायलॉग्स करती है, और सबमिट करती है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण को प्रस्तुत करती है। ठीक है, वैज्ञानिक विश्लेषण मतलब साइंटिफिक एनालिसिस हमें हमारे सामने प्रस्तुत करती है। 2021 में नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक SDG इंडिया एक्स 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल, तो केरल क्या है, SDG इंडिया इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर हमें देखने को मिलेगा। तो केरल क्या है दोस्तों, SDG इंडिया इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर हमें देखने को मिलेगा। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु का स्कोर हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका देखते हैं कि धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, उसने प्रस्तावित किया था। सतत विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो ये तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक की हमारी समय सीमा है।
तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ओनली बी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों क्लब ऑफ रोम 1972 का हमें नहीं देखने को मिलेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, केवल बी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को सबसे पहले 2012 में रियो 20+ सम्मेलन, तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें याद रखना है 2012 के अंदर रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा जिसके अनुसार वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके तत्वावधान में सतत विकास लक्ष्य 2030 हमने प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में कौन सा स्थान था, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों याद करने की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास 2019 में सूची में नहीं था, तो ये भी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम था, ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों, केरल, ठीक है। वैसे अब इसकी भी जरूरत नहीं पढ़ने की। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब बताना है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। तो यस, यही इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सधारणी कृषि का अर्थ है कि पर्यावरण की अक्षुण्णता को बनाए रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना है कि इसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी क्या है दोस्तों, लंबे समय तक बनी रहे। क्वालिटी क्या है दोस्तों, क्वालिटी लंबे समय तक बनी रहे, यही हमारी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाएगी। अब है रियो समिट, पृथ्वी सम्मेलन। दोस्तों अब क्या है, हम पढ़ने वाले हैं रियो समिट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि 1992 में हुआ था। पहले महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो गए। क्या हो गए, संकट उत्पन्न हो गए। तो 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति है ना, साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेताओं ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। तो कहाँ पर, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, ठीक है, वहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ और सब पॉलिटिशियन वहाँ पर एकत्रित हुए। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई। इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का एक संकल्प लिया, ठीक है। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर इस सम्मेलन में शिरकत की। तो ये मुद्दा क्या था दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण और विकास, ये याद रखना दोस्तों, पर्यावरण और विकास 1992 की थीम थी या इसी का मुद्दा था, ठीक है। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ठीक है। दो चीज़ हमें देखने को मिलेगी पृथ्वी सम्मेलन में 1992 में रियो डी जेनेरो में कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसे हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, और यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण एवं विकास का सम्मेलन हमें देखने को मिलेगा। तो ये याद रखना दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की। तो ये याद रखना दोस्तों, ये हमारा स्टार मार्क वाला पॉइंट है कि इस समय ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ना, ये एक प्रकार की फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ठीक है। ये 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों को पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों, चाहे वो स्थलीय पारितंत्र हो चाहे जलीय पारितंत्र को संरक्षित करने में भूमिका निभाता है। तो क्या दोस्तों, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत अल्प विकसित देशों को क्या, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज का एक फंड बनाया गया है, तो उसको एक फंड देने का काम करता है, ठीक है। उनके जो नेशनल अडाप्टेशन प्रोग्राम है, क्या है दोस्तों, नेशनल अडाप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन की तैयारी में क्रियान्वयन में सहायता भी करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि 2001 में COP7 की बैठक में मराकेश में आयोजित की गई इस बैठक में क्या हुआ, विशिष्ट जलवायु निधि द स्पेशल क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई। यह निधि क्या है, अनुकूलन मतलब एडाप्टेशन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब तकनीकी हस्तांतरण में भी क्या दोस्तों सहायता करेगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तथा विश्व बैंक ने
तथा विश्व बैंक क्या दोस्तों ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यदि पूछा जाए कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है क्या दोस्तों ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसके साथ हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये तीनों ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, वर्तमान में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्लेस मैनुअल रेउस है। कोई मतलब नहीं जानने की इसकी जरूरत नहीं है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का संस्थागत ढांचा किस तरह से है दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उसका संस्थागत ढांचा बताया गया है। तो सबसे पहले दिशा निर्देश, प्रचालन और कार्रवाई। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की एक सभा है। इसके लिए दोस्तों ये किस किस ग्लोबल, जो इसके अंदर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तब क्या दोस्तों अलग अलग अभिसय में हुआ, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, स्टॉकहोम सम्मेलन ऑन पीओपी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मिनीमाता कन्वेंशन। तो इन सभी कन्वेंशन की जो फाइनेंशियल, इन सभी के जो वित्तीय सुविधा है या फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इन सभी कन्वेंशन के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, और तकनीकी सलाहकार हैं और क्या स्वतंत्र मूल्यांकन करता भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का एक सचिवालय है और एक इसकी ट्रस्टी संस्था हमें देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर सचिवालय की यदि बात करें तो कौन कौन था, इसके अंदर जो एजेंसियां काम करती हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, AFDB, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, AIDB, AIFD और यूनिडियो, WWF, CI, IUCN, ये इतनी सारी संस्थाएं हमें दोस्तों क्या है देखने को मिलेगी। तो ये सब क्या है दोस्तों क्या न्यासी संस्थाएं भी हैं और एक प्रकार से सचिवालय संस्थाएं भी हमें देखने को मिलेगी। सो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कि और आगे देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अभी हमने सब पढ़ा ही दोस्तों, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन और POP, इन सभी पर क्या है दोस्तों वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। मतलब इन सभी कन्वेंशन के माध्यम से वित्तीय असिस्टेंट ना फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। MCQ देखते हैं दोस्तों किस तरह का, तो रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो रियो डी जेनेरो में कौन सा था, तो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन है। तो यह है पृथ्वी सम्मेलन था और संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन हमें देखने को मिलेगा। तो ये 1992 में हुआ था जिसे हम अर्थ समिट कहते हैं और यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण एवं विकास पर सम्मेलन हमें देखने को मिलेगा। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा क्या है दोस्तों, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। GEF के बारे में बात की गई दोस्तों कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उसके बारे में क्या सही है। तो यह जैव विविधता पर अभिसमय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अनुच्छेद के लिए वित्तीय क्या वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यस, ये बात तो बिल्कुल सही है। भूमंडल पर पर्यावरण के मुद्दों वैज्ञानिक अनुसंधान, ये बिल्कुल गलत है। OECD का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हमारा ए आंसर देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों कब पूछा गया था, IAS 2014 में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो हमारी जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है वो क्या है दोस्तों, CVD, UNFCCC, ठीक है, UNCCD, POP, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मीनामाता, इन सभी का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों एजेंडा 21। अगला टॉपिक हमारे पास आता है दोस्तों एजेंडा 21। तो दोस्तों एजेंडा 21 भी क्या दोस्तों 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी के थ्रू निकल कर आया था। ठीक है, अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन में निकल के आया था। ठीक है, यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें क्या है कोई मतलब नहीं। ठीक है, एजेंडा 21 धारणीय विकास लक्ष्यों के लिए विकास कार्य योजना पारिस्थितिकी विनाश एवं आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। ठीक है,
तो दोस्तों ये टाइमलाइन बताई गई है। 1992 में क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है, ठीक है। यहीं से क्या है, एजेंडा 21 निकल कर आता है। मतलब 21 का मतलब है जो हमारी जो 21वीं शताब्दी है, इसके अंदर के प्रमुख एजेंडे कौन कौन से होंगे, ठीक है। इसकी समीक्षा हर 5 वर्ष पे होगी, तो इसलिए पृथ्वी सम्मेलन +5 +10 +20 ये सब हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं शताब्दी के लिए जो पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए जाना है। तो एजेंडा 21 का मतलब क्या दोस्तों, जो 21वीं शताब्दी के लिए किस तरह की हमारी पर्यावरणीय चुनौती है और किस तरह की हमारा डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए, उसके संबंध में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एजेंडा 21 की कुछ खास खास बातें की बात करें, जैसे जैव विविधता का सर्वेक्षण करना और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना, ये हमारा 21st मतलब 21वीं शताब्दी का एजेंडा होगा। तो क्या करना है दोस्तों, जैव विविधता का क्या है, सर्वेक्षण करना है। उसका क्या है दोस्तों, जैव विविधता का सर्वेक्षण करना है और संकटग्रस्त जितने भी जीव हैं उनका संरक्षण करना, ये हमारा 21वीं शताब्दी का एक एजेंडा है। अगले बात करें, विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण करना है। तो दोस्तों क्या है, जितने भी विकासशील देश हैं उसके अंदर गरीबी का निवारण करना, मतलब गरीबी कम करना है, और जनसंख्या नियंत्रण करना, ये भी क्या है दोस्तों, एजेंडा 21 का प्रमुख हमारा एजेंडा है, ठीक है। अगली बात करेंगे दोस्तों, पूंजीगत पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। तो दोस्तों कैपिटल फ्लो मतलब एक देश से दूसरे देश पर जो मनी ट्रांसफ़र है उसको ज़्यादा उदार बनाना, ताकि सभी जगह समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। अगला बात करेंगे, सबको खाद्य स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा मिले। तो सभी को खाद्य स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा मतलब सोशल सिक्योरिटी मिल पाए, तो ये भी हमारा 21 एजेंडा है। तो ये इसके प्रमुख भाग हमें देखने को मिलेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना है, ठीक है। विकासशील देशों में गरीबी और जनसंख्या का निवारण करना है, जनसंख्या नियंत्रण करना है, सबको खाना मिल पाए, सबको स्वच्छ जल मिल पाए और सोशल सिक्योरिटी मिल पाए, इसकी व्यवस्था करनी है। और जितना भी हमारा कैपिटल फ्लो है इसको ज़्यादा उदार बनाया जाए, तो ये हमारा एजेंडा 21 की प्रमुख एजेंडा है। अब दोस्तों इस पे प्रश्न पूछा गया है कि जो कभी कभी क्या है दोस्तों, कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 समाचारों में दिखने वाला संबंधित है। तो ये धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैश्विक कार्य योजना, ये बिल्कुल सही है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए, गलत 2002 की तो बात ही नहीं की जा रही, इसमें 1992 की बात की जाएगी, राइट। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ओनली 1 हमें देखने को मिलेगा। और ये कब पूछा गया दोस्तों, यूपीएससी 2016 में हमें देखने को मिलेगा, सिविल सर्विस एग्जाम में। दोस्तों हमें पता है कि एजेंडा 21 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था या यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था, इस पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था, तो रियो डी जेनेरो में हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दोस्तों रियो 20+ है ना, मतलब जो पृथ्वी सम्मेलन का 20वीं वर्षगांठ पर क्या क्या हमने देखने को मिलेगा। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों के बाद 2023 से 27 जून 1997 के बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसे रियो +5 के नाम से जाना गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों क्या है, 20वीं तक हम पहुँचेंगे, ठीक है। तो बस पढ़ लेते हैं। एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु सभा बुलाई गई थी। एजेंडा 21 के तहत पहली सभा में सभी कारकों और कारकों को क्या है, सूचीबद्ध किया गया था, जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। फिर रियो 10 हुआ, इसके अंदर जोहान्सबर्ग में किया गया। फिर रियो 20+ हुआ, तो रियो 20+ कहाँ, रियो डी जेनेरो में ही हुआ, जहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। इसे जून 2012 के मध्य संपन्न किया गया। रियो+20 में धारणीय विकास पर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सम्मेलन बुलाया गया। तो अब इसका नाम क्या है, रियो+20 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, इसका लघु नाम है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, 2012 में रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में संपन्न हुआ। तो ये क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हुआ। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कोई मतलब वाली बात नहीं, ठीक है। 2012 में ब्राज़ील रियो डी जेनेरो 20 में घोषणा फ्यूचर वी वांट, इसके अंदर एक शीर्षक आया था, इसका नाम था फ्यूचर वी वांट, मतलब ऐसा फ्यूचर जो हम चाहते हैं। इसके अंदर क्या था,
जनसंख्या को हम नियंत्रण करेंगे, गरीबी उन्मूलन पर हम ध्यान देंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, सामाजिक समानता को लेकर आएंगे। इन सभी पहलुओं पर विचार किया गया। ठीक है, इसी सम्मेलन में भारत ने ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने पर बल दिया था। तो भारत ने क्या है दोस्तों, Rio+20 में क्या है दोस्तों, ग्रीन इकोनॉमी पर बल दिया था। हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों के लिए कार्रवाई मतलब एक्शन का आह्वान किया कि मतलब ग्रीन इकोनॉमी के लिए हम एक्शन के लिए आह्वान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ग्रीन इकोनॉमी पर कार्रवाई के लिए एक पेज का सृजन किया गया। तो पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। तो क्या दोस्तों, Rio+20 से ही क्या आया फिर हमारे पास, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी पर एक्शन करने के लिए पार्टनरशिप लेकर आई गई भारत के सहयोग से, राइट। अब ध्यान देना होगा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए Rio+20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई, मतलब कोई भी स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ ही किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था भी नहीं की गई, मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जो लीगली बाइंडिंग हो। तो लीगली बाइंडिंग व्यवस्था का प्रावधान इसमें हमें नहीं देखने को मिलेगा। और जितने भी औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण में सतत विकास लक्ष्यों के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। तो दोस्तों, जितने भी औद्योगिक राष्ट्र थे उनका जो रवैया क्या था, बिल्कुल उदासीन था। दे आर नॉट एक्साइटेड अबाउट इट। ठीक है, आमतौर पर समाचारों में दिखने वाला Rio+20 का सम्मेलन क्या है, ये इस बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया IAS प्री 2015 में। तो Rio+20 क्या है, तो यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, विश्व व्यापार संगठन की मंत्री व मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है, ये जैव विविधता पर कन्वेंशन है। तो दोस्तों आंसर हमने देखा क्या है, ये धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हमें देखने को मिलेगा। पृथ्वी सम्मेलन 5 कोई जरूरत नहीं जो दोस्तों इसके लिए। रियो घोषणा 20, इसका शीर्षक क्या था, फ्यूचर वी वांट। इसका क्या है दोस्तों, द फ्यूचर वी वांट। तो इसका आंसर क्या है, द फ्यूचर वी वांट, इसका आंसर क्या है। तो Rio+20 में क्या दोस्तों, इसका जो शीर्षक था, Rio+20 का जो सम्मेलन का शीर्षक था वो क्या था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का, कि 2012 में ब्राज़ील रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। द फ्यूचर वी वांट इसका शीर्षक था। तो Rio+20 याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों, Rio+20 और इसका है फ्यूचर वी वांट, क्या है, द फ्यूचर वी वांट, इसकी शीर्षक से हमें देखने को मिलेगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ, रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई क्या है दोस्तों, एक पेज हमने प्रोग्राम देखा था जो भारत ने इसके लिए इनिशिएटिव लगाया था कि हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी पेज, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण, क्या है दोस्तों, एनर्जी ट्रांजिशन की ओर बताता है। संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है अभिमूर्तित हुई। तो ये कब हमने देखने को मिलेगा, तो ये रियो डी जेनेरो 2012 के सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, बी हमें देखने को मिलेगा। तो पेज हमें कब, पेज पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज का सृजन हमें कब देखने को मिलेगा, Rio+20 में हमें देखने को मिलेगा, जो कि 2012 में हुई थी। ठीक है, अगला है दोस्तों विभिन्न संगठन और संस्थान। अगला क्या शीर्षक है, विभिन्न संगठन और संस्थान। दोस्तों अब जो हमारी जो टॉपिक है वो है विभिन्न संगठन एवं संस्थान। तो विभिन्न संगठन और संस्थाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से संगठन और संस्थाएं इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये शायद दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं की स्थापना की। ओके, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीर, क्या दोस्तों क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहाँ दोस्तों, हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ठीक है, नागपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान है ना, इसके द्वारा की गई थी।
इसके अंदर वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियां एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। तो दोस्तों ये नीर हमारी क्या इम्पोर्टेंट संस्था देखने को मिल रही है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। ठीक है, इसका नाम क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो क्या है दोस्तों? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। नीर के जो वर्तमान निदेशक है, कोई जरूर जानने की नहीं है। फिर है दोस्तों NEA। NEA का तात्पर्य है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट ट्रिब्यूनल हमें देखने को मिलेगा। सॉरी, नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलीय अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय अथॉरिटी का गठन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन किया गया। तो दोस्तों क्या जो NEA क्या है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यक है। तो दोस्तों ये पर्यावरण से संबंधित मंजूरी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत इसे स्थापित किया गया है, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों में जो भी प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग का संचालन प्रक्रिया, उद्योगों के संचालन की श्रेणी से संबंधित अपील की सुनवाई की जा सके। तो दोस्तों ये अथॉरिटी क्या है? विभिन्न प्रकार के मुद्दों की, जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनसे संबंधित अपीलों की सुनवाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट संस्था की यदि बात कर रहे हैं तो अगली संस्था हमारे पास देखने को मिलती है WMO, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो अगली जो संस्था है दोस्तों WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ संस्था एजेंसी है। तो WMO क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस की एक क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी हमें देखने को मिलेगी, जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है, मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1950 को। तो 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ। मार्च 1951 को IMC इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आई। थे दोस्तों पहले 1995 में पहले दूसरा नाम था इसका, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। इसका मुख्यालय की यदि बात करें तो दोस्तों WMO का जो मुख्यालय कहाँ पर हमें जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दोस्तों इसकी स्थापना 1972 में की गई। तो दोस्तों ये 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में हमें देखने को मिलेगा। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की यदि बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कब दोस्तों हमें केन्या में, नैरोबी केन्या में देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? डेनमार्क की एंगर एडरसन राइट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, तो दोस्तों APA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। तो दोस्तों यदि पूछा जाए कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये USA की क्या है दोस्तों? एक संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। ठीक है, यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण में का प्रवर्तन करती है। अब दोस्तों बात करें ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है दोस्तों? एक गैर सरकारी NGO है। और ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण से संबंधित एक गैर सरकारी NGO हमें देखने को मिलेगा। इसका जिसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में हमें देखने को मिलेगा। इसका मुख्यालय क्या है दोस्तों? नीदरलैंड एम्स्टर्डम में हमें देखने को मिलेगा। तो ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है कहाँ है? नीदरलैंड एम्स्टर्डम में हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट MCQ अलग अलग एग्जाम में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतनी सारी एग्ज़ाम है, UPPSC लोअर उत्तराखंड PCS इनमें पूछा गया। तो मतलब ये उत्तर प्रदेश का फेमस है। क्या है? NEERI नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ हमें देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कहाँ है? नागपुर में। ठीक है, तो ये हमें नागपुर में देखने को मिलेगा। दोस्तों हम पीछे पढ़ चुके हैं इसका डिटेल।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों ये नागपुर में हुई थी 1958 में। तो कहाँ हुई थी दोस्तों? नागपुर 1958 में। ये उत्तर प्रदेश पीएससी फिर से पूछ लिया, रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर ही लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1958 नागपुर 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 1958 नागपुर में की गई थी। वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? अतुल नारायण वैद्य हमें देखने को मिलेंगे। NEA नेशनल इन्वायरमेंटल एजेंसी ये किसकी है? USA की है। ठीक है, तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी ये है क्या है? USA की हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला है मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमें जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। हम पीछे पढ़ चुके हैं, राइट है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो स्थापना 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में हमें देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय हमें नैरोबी केन्या में देखने को मिलेगा। ठीक है, EPA का फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, तो ये तो दोनों तो नहीं होंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, तो यस ये हमें देखने को मिलेगा। तो EPA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, USA की संघीय एजेंसी हमें देखने को मिलेगी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस का एम्स्टर्डम में मिलेगा हमें देखने को। ठीक है, तो ग्रीन पीस का जो मुख्यालय हमें नीदरलैंड एम्स्टर्डम में देखने को मिलेगा। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हमें देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा का चौथा सत्र यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली कहाँ आयोजित किया गया था? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया था नैरोबी केन्या। ठीक है, अब दोस्तों कुछ पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ अधिनियम। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न अधिनियम पारित किए गए, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में 1986 में इसे पारित किया गया था और ये संपूर्ण भारत पर लागू है। तो दोस्तों इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या 1986 में लागू किया गया और ये संपूर्ण भारत में हमें लागू होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता अभियान जिसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ष 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। तो दोस्तों जब 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित हुआ, उसी के तत्वाधान में या उसी को लागू करने के संदर्भ में क्या है दोस्तों, उसी के उद्देश्यों से प्रेरित होकर मानव पर्यावरण पर जो सम्मेलन हुआ था ह्यूमन इन्वायरमेंट पर स्टॉकहोम 1972 में, और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन से क्या दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी आया था हमारा, और ये क्या था मानव पर्यावरण, इसकी जो थीम थी क्या मानव पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था। तो 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसी से प्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। ठीक है, यह केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह इस अधिनियम के माध्यम से पर्यावरण की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी में सुधार लाने के लिए तथा संरक्षण के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए और नियंत्रण के लिए, उपशमन के लिए काम करेगी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। ठीक है, तो 1900 भोपाल गैस त्रासदी भी हो गई थी तब हमें क्या है 1986 को पारित किया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए कानूनों के समन्वय और उनके मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट कमेटी हमारी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी या अनुमोदन कमेटी, जिसे बोलते हैं दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था दोस्तों। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति है वो भी क्या है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन काम करती है। 22 जुलाई 1910 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अप्रेजल कमेटी, अपूर्णी कमेटी को नाम बदल दिया गया है। ठीक है, इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों को निर्मित करना,
या कोशिकाओं के विनिर्माण करना, उपयोग करना, आयात निर्यात करना और भंडारण करना। 1989 के आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के शब्दों के स्थान पर जहाँ भी कहीं भी आते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी शब्द रखे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ कुल मिला के ये बात बताई गई है कि यदि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की अनुमति आपको लेनी होगी। ठीक है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्ष संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति भी पर्यावरण दृष्टिकोण में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010। तो दोस्तों एक और हमें देखने को मिलेगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का जो अधिकार है उसको क्या है, प्रोन्नत करता है। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। वर्तमान में इसके जस्टिस कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई थी जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के नाम से जानते हैं। ठीक है। और 2010 में, अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना पर्यावरण को बचाने के लिए, वन संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए, पीड़ित व्यक्ति और क्षतिग्रस्त संपत्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए और जुड़े हुए मामलों का, जो भी पर्यावरण से संबंधित जुड़े हुए मामले हैं उसका प्रभावशाली और तीव्र निपटारा किया जाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों को द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय मतलब इन्वायरमेंटल जस्टिस और उच्च न्यायालयों के मुकदमों का भार कम करने में भी मदद करता है। ठीक है। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? तो 1986 में लागू हुआ। ठीक है। अब दोस्त पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। विगत वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया? तो दोस्तों ये एक डेट के लिए कितने सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। 2021 में यूपीपीसीएस प्री। ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? इसे छाता विधान, क्या दोस्तों, इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। तो एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी का गठन कब किया गया? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की बात की दोस्तों कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों किसके अधीन किया गया था? दोस्तों ये हमने देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अधीन किया गया था। ठीक है ना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अधीन हमें देखने को मिलेगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है 1986 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसका नाम अब हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन को से संबंधित है? तो इसमें बताया गया है कि हमें बताना कि कौन पर्यावरण संतुलन से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यस ये तो बिल्कुल है ही। वन नीति हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी भी है, तो पहला और दूसरा तो है ही हमारा। ठीक है। औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति भी हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। औद्योगिक नीति पर्यावरण संतुलन के संदर्भ में भी देखी जा सकती है, तो सभी के सभी हो सकते हैं। तो राइट, इसका आंसर हमारा सभी है। तो यस, ऑल करेक्ट, क्योंकि कुछ प्रत्यक्ष रूप से है तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया 2010 में। ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से 2010 में एक एक्ट आया और अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। एनजीटी पूर्ण रूप से क्या है? तो नेशनल का पूर्ण रूप मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म हमें देखने को मिलेगा और ये एमपीपीसीएस में पूछा गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। भारत सरकार के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसमें बताना है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है, भारत के परिप्रेक्ष्य बताना है। ठीक है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज
है ना, क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना करना, नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष करना, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में भाग न लेना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया जेपीएससी में, तो इसका आंसर है ये सी। तो दोस्तों क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसमें तो भारत पार्टिसिपेट है। नेशनल एडाप्टेशन फंड जो इसके अंतर्गत 100 करोड़ का जो फंड है इसमें भी है, लेकिन दोस्तों ये हमारा गलत है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 की यदि बात करें तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप है। तो दोस्तों स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंग में माना जाता है। तो यस, ये बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। इसका आंसर हमारा पहला ही सही है। ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है। तो एनजीटी का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन केंद्र सरकार के कार्यपालिक आदेश के द्वारा किया गया। तो यस, ये बिल्कुल हमें सही देखने मिलेगा। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों के मुकदमे को भार को कम करने में सहायता करता है। तो ये बात भी बिल्कुल हमारी सही देखने को मिलेगी। इसका आंसर सही है। जबकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड झरने और कुएं की साफ सफाई को प्रोत्साहित करता है और देश में वायु की गुणवत्ता को सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो यह दूसरा हमारा सही है। मतलब पहले का पहला पार्ट तो सही है, लेकिन सीपीसीबी का गठन कार्यपालिक आदेश के माध्यम से ये गलत है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी। ठीक है, और इस एक्ट के माध्यम से की थी। एक्ट का नाम क्या था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से। इसके तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। अतः कथन एक सही क्या है? असत्य है। तो मतलब दोस्तों जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये भी क्या है? इसका गठन जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के माध्यम से किया गया। तो ये भी क्या दोस्तों? एक स्टैट्यूटरी या सांविधिक निकाय हमें देखने को मिलेगा। पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार है। इसके कारण द्रुत गति मतलब तेजी गति से पर्यावरणीय न्याय हम उपलब्ध करा पाते हैं। ठीक है, उच्चतर न्यायालयों के मुकदमों का भार भी इससे कम होता है। यह बिल्कुल सही है। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 के तहत और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण 1974 के तहत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया है। इसका मुख्य काम क्या है? नदियों कुओं स्वच्छता को बढ़ावा देना और देश की वायु की गुणवत्ता को सुधार लाना। तो यस, ये बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पर्यावरण के लिए परीक्षा उपयोगी तथ्य। अब देखते हैं दोस्तों और कौन कौन से परीक्षा उपयोगी तथ्य हमें देखने को मिलेंगे। पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखना है दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। तो इसमें बताया गया दोस्तों कि जो प्राकृतिक वनस्पति है जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों इसका की पॉइंट बताया गया है दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति। तो दोस्तों कोई ना हर एरिया के अंदर कोई ना कोई प्राकृतिक वनस्पति होती है, जैसे हिल क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, हिमालय में, अरावली पर्वत में, ऐसे अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग प्राकृतिक वनस्पतियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन इन प्राकृतिक वनस्पतियों का यदि क्षरण होगा तो यह जलवायु परिवर्तन का हमें सूचकांक के रूप में मदद करते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ती जा रही है तो जलवायु परिवर्तन भी बढ़ता जाएगा और जिससे क्या है प्राकृतिक वनस्पतियों में ह्रास हमें देखने को मिलेगा। जल प्रिय पौधे जिसे हम वाटर लविंग प्लांट्स कहते हैं या एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, जो जल में, जैसे वाटर लिली, दलदली भूमि या तालाबों के किनारे पाए जाते हैं, जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है। तो जलवायु की आर्द्रता मतलब क्या है दोस्तों? यदि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पर क्या है नमी कम हो जाएगी और शुष्कता बढ़ती जाएगी तो इस तरह के प्लांट वहाँ पर ग्रो नहीं हो पाएंगे, जिस कारण क्या है वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो जाएगी। ठीक है,
इको मार्क की बात की जा रही है कि इको मार्क आखिर क्या चीज़ है। तो इको मार्क क्या है? प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। मतलब जितने भी प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होंगे उन्हें इको मार्क दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा था। दोस्तों ये भी याद रखना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्या याद रखना दोस्तों? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को हमें याद रखना है कि जो इको मार्क क्या है दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जारी किया जा रहा है 1991 से। और जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनके इको मार्क दिया जाता है। अति नगरीकरण, अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अति नगरीकरण और औद्योगिकरण संतुलित विकास और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक है। मतलब संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, इन सभी के लिए जो नगरीकरण है और औद्योगिकरण क्या है? हानिकारक है। WM एड्स, दोस्तों ये क्या है दोस्तों? WM एडम्स के द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास। तो हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट, एक राइटर है जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट। इसका पूरा नाम ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में आया। तो 1990 में इसका पहला संस्करण आया है। एलोवर्थ हटिंगटन के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जिसका प्रथम प्रकाशन 1915 में आया था। दोस्तों ये पर्यावरण पर कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो इनके नाम हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो एल्सवर्थ हटिंगटन एल्सवर्थ हटिंगटन ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है। तो साइलेंट स्प्रिंग भी क्या है दोस्तों? पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका कौन है? अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षण रेचल कार्सन। तो रेचल कार्सन क्या है? इसकी लेखिका है। प्रकृति प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासानो फुकाकुको। तो मासानोबू क्या है दोस्तों? मासानोबू फुकुओको, क्या फुकुओको। दोस्तों इसका नाम बहुत ही अजीब है, बिल्कुल आप पढ़ लेना। मसानु फुकुओका क्या है? एक प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक है। यह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 14 वर्ष के 1500 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया। तो दोस्तों ग्रीन आर्मी को लॉन्च करना क्या किया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। बस याद रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। पाली पालाची माड़ा दोस्तों एक शब्द है पालाची माड़ा। पालाची माड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। तो पलाची माड़ा क्या है दोस्तों? दक्षिण भारत का जो केरला राज्य उसका एक जिला है, वहाँ उसका एक गांव है। कोको कोला कंपनी ने यहाँ अपनी इकाई स्थापित की है जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में जल का दोहन करने के कारण यहाँ की पर्यावरण में भारी क्षति हुई है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो पलाची कड़ा है, पलाची माड़ा केरल राज्य का एक गांव है छोटा सा, है ना, पलक्कड़ जिले का। वहाँ पर क्या है? कोको कोला कंपनी ने अपनी इकाई लगाई है जिसके कारण बड़े पैमाने पर जल का दोहन हो रहा है, यहाँ से पर्यावरण की क्षति हो रही है। अब पंजाब के मार्कफेड मार्केटिंग फेडरेशन और इसराइल के सयांग के बीच अप्रैल को हुए एक समझौते के माध्यम से पंजाब में ग्रीन हाउस गैस के माध्यम से सब्जियां उगाई जा रही है। तो इसमें दोस्तों क्या है? ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियों का उगाने का काम भी किया जा रहा है, ठीक है। अगली बात करेंगे नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी तथा अंतर्राष्ट्रीय मतदाता कंपनी इंटरनेशनल मतदान कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्केन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। इसमें विभिन्न देशों को पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया गया है। तो ग्रीन इंडेक्स 2014 के स्कोरों के अनुसार भी भारत इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। भारत में कृषि
के पर्यावरण के अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगीकरण के पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया था। तो पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया था? 5 जून को। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस क्या है दोस्तों, हमारा 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस क्या है दोस्तों? 5 वर्ष को मनाया जाता है। सबसे पहले 1974 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में आयोजित किया था। यहीं से दोस्तों क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का भी सृजन हुआ था और 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, और ध्यान देने योग्य बात है कि 5 जून को तो मनाया जाता है। 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस को केंद्रीय थीम क्या थी? वायु प्रदूषण। तो 2019 की जो केंद्रीय थीम थी एयर पॉल्यूशन। 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश चीन था। तो विश्व पर्यावरण दिवस का जो मेजबान देश क्या था? चीन था 2019 में। 2020 की जैव विविधता, 2020 की जो थीम थी क्या? जैव विविधता तथा मेजबान देश कोलंबिया हमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों कुछ हम एमसीक्यू देख लेते हैं और आज का वीडियो हम एमसीक्यू समाप्त होने के बाद आज का वीडियो भी समाप्त करेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। तो प्रकृति जो वनस्पति है हमने जलवायु का सही सूचकांक है। यस, ये बिल्कुल सही है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही है, लेकिन जरूरी है एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा, लेकिन सही स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। तो ओके, ठीक है दोस्तों, हमने पीछे पढ़ लिया वाटर लविंग प्लांट के बारे में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ओके, ठीक है, ये भी पढ़ लिया हमने। इको मार्क प्राकृतिक निम्नलिखित में से किसे दिया था? तो इको मार्क है। तो ये है कि पर्यावरण के प्रति सुरक्षित सामग्री आयती सर्वोच्च। तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री को दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्ह कौन सा दिया जाता है? तो इको मार्क। ठीक है, 1962 में प्रकाशित साइलेंट स्प्रिंग विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है दोस्तों? रिचेल कार्सन। हमने पीछे पढ़ी लिया, रिचेल कार्सन क्या है? इसकी लेखिका है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? तो नगरीकरण और औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण के लिए, जैव विविधता के लिए, सभी के लिए। तो सभी के लिए क्या दोस्तों? औद्योगिकरण और शहरीकरण। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? WM एडम्स है ना। WM एडम्स क्या है दोस्तों? ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हमें देखने को मिलेगा। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानु फुकुओका। ठीक है, मसानोबु फुकुओका हमें देखने को मिलेगा। तो प्राकृतिक खेती के जो अन्वेषक है मसानोबु फुकुओका हमें देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने बनाई है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने बनाई है? तो भैया ये बनाई है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है। ठीक है, 20वीं शताब्दी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं है? तो बता रहा है कि 20वीं शताब्दी के 80 के दशक के मध्य नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो कहाँ पर की गई है इसमें बताना है। तो ये है दोस्तों राजनीति एवं विकास। ठीक है, ये क्वेश्चन। पालचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था वह अवस्थित है केरल में। तो पलाचीमाड़ा कहाँ है? केरल में। पलाचीमाड़ा केरल में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक छोटा सा गाँव है। ठीक है, ग्रीन वॉश इंगित करता है, ठीक है, हरियाली की घटना से या पर्यावरण संरक्षण झूठा वादा। तो ये दोस्तों पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा ये कहाँ है? ग्रीन वॉश से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। ये क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ग्रीन वॉश। ग्रीन वॉश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या उत्पादों या सेवाओं को पर्यावरण अनुकूल या पर्यावरण के लाभ के बारे में गुमराह करना चाहता है। ठीक है, तो उसे ग्रीन वॉश कहा जाता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की? तो पंजाब ने क्या दोस्तों? पंजाब ने ग्रीन
हाउस फार्मिंग, पंजाब ने क्या ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ किए। तो दोस्तों इस तरह से हम हमारे जो मेंस आंसर राइटिंग में भी इस तरह के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो पंजाब ने क्या ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ किए। पंजाब के मार्कफेड मतलब मार्केट फेडरेशन ने अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्केन ने ग्रीन इंडेक्स 2019 के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। वह स्कोर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है, यह विभिन्न देशों पर्यावरणीय रूप में संधारणीय उपभोक्ता व्यवहार। तो क्या है दोस्तों, उपभोक्ता व्यवहार मतलब हमारा जो सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न है उसके आधार पर दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को क्या दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले 1974 को मनाया जाता है। ठीक है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में होता है। यहीं पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को भी सृजित किया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। देख लो दोस्तों, इतनी सारी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 5 जून को क्या है दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।